नमस्कार साथियों, जय हिंद। तो कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। जिस तरह के आपको पहले से पता है कि हमने यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री का एमसीक्यू स्टार्ट किया है, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के 3 पार्ट पर डिस्कशन कर चुके हैं और वैदिक काल के पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। तो ये हमारा पार्ट 3 है, ठीक है। वैदिक काल का पार्ट तीसरा है ये हमारा। इसमें हम क्या अति महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला काम आपको करना है क्या, यूट्यूब चैनल जिस पर आप ये क्लास देख रहे हैं उसका नाम है हिस्ट्री प्रेप। तो उसको क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन की वही चीज़ रहेगी कि हम क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और जो भी रहेगा आपको क्या करना है, उसका आंसर करना है। सही है तो सही, गलत है तो गलत, ठीक है। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, बोगचकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि। बोगचकोई क्या है, तो बोगचकोई एक अभिलेख है, ठीक है, एक अभिलेख है। हमने डिस्कस भी किया था, जब डिस्कस किस संदर्भ में किया था, हमने डिस्कस किया था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, ऐसे हमें प्रमाण मिलते। और ऐसा किसने कहा था, मैक्स मूलर ने कहा था। ये सर्वाधिक प्रचलित मत है। क्या है, सर्वाधिक प्रचलित मत है। ये दिया मत किसने दिया था, मैक्स मूलर ने दिया था। उसके साक्ष्य के रूप में हमें एक अभिलेख मिलता है, उसका क्या नाम है, बोगचकोई अभिलेख, ठीक है। उसके संदर्भ में पूछा है कि किस संदर्भ में वो महत्वपूर्ण है, या किस संदर्भ में वो महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए है आपका, यह मध्य एशिया, ठीक है, मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन बी है, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है, ठीक है। ऑप्शन सी है, वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, ठीक है। और ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ये आंसर करने की कोशिश कीजिए, आपके पास 30 सेकंड का समय है, ठीक है। सही है तो सही कर लेना है, जो भी आपको सही लगे, ए, बी, सी या डी, ठीक है, उसको नोट कर लेना। फिर यहाँ पर हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। अगर आपका सही है तो सही कर लेना है, गलत है तो गलत करना है, ठीक है। इसका आंसर करने की आप कोशिश करें। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका आंसर है बोगचकोई महत्वपूर्ण। पहली चीज तो बोगचकोई क्या है, एक अभिलेख है, एक अभिलेख है, ठीक है। ऑप्शन इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नाम उल्लेख मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद काल के जो देवता है उनका उल्लेख हमें किस अभिलेख में मिल रहा है, बोगचकोई अभिलेख में। तो किन देवताओं का सर देखिए, तो इंद्र, इंद्र के बाद मित्र, मित्र के बाद वरुण और नाशत्य, इन 4 देवताओं का हमें नाम देखने को मिलता है। और बोगचकोई अभिलेख मिला कहाँ है, तो ये अभिलेख मिला है हमें तुर्की में, ठीक है। एक तो ये अभिलेख ये सोर्स है, ठीक है, कि यहाँ से कुछ आर्य कहाँ पर आए, जिनके देवता कौन थे, इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य। जब हम वैदिक काल देखते हैं तो हमें इन्हीं देवताओं का उल्लेख वैदिक काल में भी दिखता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से भारत में आकर बसे थे, ठीक है। और एक और अभिलेख मिलता है हमें, कौन सा, कस्सी अभिलेख। कौन सा अभिलेख, कस्सी अभिलेख, ठीक है। कस्सी अभिलेख कहाँ से मिलता है, तो ईरान से मिलता है। इसी में भी इसमें भी यह चीज लिखी है कि यहाँ से ईरान से कुछ एक आर्य भारत की तरफ गए थे, ठीक है। ये उसी का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्वेश्चन का। एशिया माइनर स्थित बोगचकोई अभिलेख से 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के अभिलेख में ऋग्वेदिक काल के देवता इंद्र, वरुण, मित्र तथा
नाशक ये हमने देखा का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। ठीक है, डिस्कस किया ही हमने। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन, ये आप ही इसको समझ सकते हैं और इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको समझिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। ठीक है, ऑप्शन ए है मानसहरा, ऑप्शन बी है सहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी है बोगजकोई और ऑप्शन डी है जूनागढ़। ठीक है, आंसर करिए इसका। और साथियों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप देखिए क्लास को। ठीक है, ऑफलाइन वाले स्टूडेंटों से निवेदन है कि आपके लिए ही है ये चीज़। हमने एंशिएंट हिस्ट्री ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं, तो ऑनलाइन इसको जरूर देखिए। इससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस तो सबसे जरूरी होती है। यहाँ पर गलत हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर करिए। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर क्या है, बोगजकोई अभिलेख है। इसमें 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख, इसके साथ साथ हम देख लेते हैं जूनागढ़ अभिलेख के बारे में। ये संस्कृत का पहला अभिलेख है। किस भाषा का, संस्कृत भाषा का। यहाँ से हमें सुदर्शन झील के निर्माण के एवं जीर्णोद्धार के बारे में जानकारी मिलती है, किन किन शासकों ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ठीक है, याद रखना इसे। पहला अभिलेख ये लिखवाया किसने था, तो रुद्रदामन ने। किसने, रुद्रदामन ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित मतलब इन चारों में से किसने आर्यों के आदि देश मतलब वो कहाँ के निवासी थे के बारे में लिखा था। ऑप्शन ए है शंकराचार्य, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है विवेकानंद और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आंसर करिए इसका। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर क्या है, आंसर डी है। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है द आर्कटिक होम इन द वेदास, द आर्कटिक होम्स इन द वेदास। ठीक है, इसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि जो आर्य थे, आर्य कहाँ के निवासी थे, इस पुस्तक में इन्होंने कहा है आर्कटिक के। कुछ लोगों, अगर जिसने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो वो आर्कटिक समझ जाएगा, जिसने नहीं पढ़ी होगी वो नहीं समझेगा। देखो छोटा सा शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ। ये जो एरिया है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव को आर्कटिक बोलते हैं, आर्कटिक। और यहाँ पर क्या है, अंटार्कटिक। ठीक है, आर्कटिक व अंटार्कटिक। तो बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि आर्य जो थे वो आर्कटिक से चल के कहाँ पर आए थे, इंडिया। यहाँ पर कुछ भारत की लोकेशन है। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये उसी का सॉल्यूशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, किस वेद में गोत्र शब्द का उपयोग हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका अथर्ववेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद और ऑप्शन डी है यजुर्वेद। ठीक है, चारों वेदों के बारे में हमने डिस्कशन कर चुके हैं पार्ट 1 में। आंसर करें इसका।
ठीक है साथियों, तो इसका आंसर होगा बी। जिसका बी है, जिसने बी किया हो वो सही कर ले, जिसने नहीं किया हो वो गलत कर ले। ठीक है, तो ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। ठीक है, अभी जो गोत्र व्यवस्था चलती है वो गोत्र व्यवस्था चलती है कि किसी के परिवार का गोत्र क्या है। ठीक है, अलग अलग लोगों को अपना, सबके अलग अलग गोत्र होते हैं, लेकिन ऋग्वेद में जो गोत्र शब्द हुआ है वो किस कंटेक्स्ट में हुआ है, तो गोधन। गोधन को बांधने या रखने वाला स्थान। ठीक है, जैसे गौशाला, एक तरह से गौशाला को क्या बोलते थे, गोत्र बोलते थे। ठीक है, गोत्र या गोष्ठ दो नाम आते हैं, गोत्र या गोष्ठ, लेकिन अभी इसकी कंटेक्स्ट दूसरा होता है। ठीक है, ये अभी परिवार के बारे संदर्भ में आता है ये। ठीक है, तो गोधन को बांधने वाला स्थानीय, एक तरह से गौशाला। ठीक है, जैसे अश्व को जहाँ, घोड़ों को जहाँ बांधता है उसको क्या बोलते हैं, अश्वशाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था, किस तरह का धर्म था इनका। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपके पास, ए भक्ति करते थे, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ करते थे, और सी प्रकृति पूजा और यज्ञ करते थे, डी प्रकृति पूजा और भक्ति करते थे। ठीक है, इसका आंसर करने की कोशिश करें, 30 सेकेंड करिए इसका आंसर। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा, प्रकृति पूजा और, ठीक है, ये प्रकृति पूजा करते थे। वैदिक कालीन आर्य जो थे, लोग जो थे, वो क्या करते थे, प्रकृति पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। ठीक है, और जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, पशुपति की, मातृ देवी की, ये हमने डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी। ठीक है, ऋग्वेद काल की किसमें विश्वास करती थी। ऑप्शन ए है मूर्ति पूजा, ऑप्शन बी है एकेश्वरवाद, ऑप्शन सी है देवी पूजा, और ऑप्शन डी है बलि एवं कर्मकांड। ठीक है, इसका आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर क्या है, बलि एवं कर्मकांड। अभी हमने देखा यज्ञ करते थे ये, और प्रकृति पूजा, यज्ञ किस में आता है, कर्मकांड में आता है। ठीक है, कर्मकांड, तो बलि भी देते थे एवं कर्मकांड में करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये रहा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वैदिक काल का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, स्टार कर लीजिए इसे। क्वेश्चन बोल रहा है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। देखिए, एक युद्ध हुआ था जिसे बोलते हैं 10 राज युद्ध या दास राज युद्ध। इसमें 10 कबीले, जिसमें कुछ आर्य कबीले थे और कुछ अनार्य कबीले थे। बनाम को बोलते हैं वर्सेस भरत कबीला, एक कबीला था भरत कबीला। मैंने बोला था वैदिक सभ्यता, वैदिक काल कैसा था, तो कबीले आधारित काल था। ठीक है, भरत कबीला, जिसके राजा थे सुदास। ठीक है, ये पुरोहित पद को लेकर हुआ था। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं हमें जानने की, बस ये है कि 10 राज युद्ध के 10 कबीले
वर्सेस भरत कबीला, जिसके प्रमुख कौन थे, सुदास, के बीच हुआ था। ठीक है, ये युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, मैंने नदियां बताई थी और उनके प्राचीन नाम भी बताए थे। ठीक है, हमने डिस्कस किया था, तो इसका आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर है परुष्णी। परुष्णी का आधुनिक नाम क्या है, रावी। तो रावी नदी के तट पर कौन सा युद्ध लड़ा गया था, दसराज युद्ध, दसराज युद्ध। ठीक है, और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, अगर वेद पूछ ले, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए दसराज युद्ध की जानकारी किस में मिलती है या किस वेद में मिलती है, तो कौन सा वेद है हमारा, ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, जिसमें कि 10 मंडल 1028 सूक्त थे, तो ऋग्वेद में मिलती है। तो ऋग्वेद में कौन से मंडल में, 10 मंडल थे। ठीक है, तो इसके 7वें मंडल में हमें, 7वें मंडल में हमें इसकी जानकारी मिलती है, किसकी, दसराज युद्ध की। और इसमें विजयी कौन होता है, तो विजयी होता है सुदास। ठीक है, कौन विजय होता है, सुदास। इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहला तो आया हुआ किस नदी के किनारे, ठीक है, किस वेद में इसकी जानकारी है, जीता कौन, सुदास जीता, और कौन से मंडल में इसकी जानकारी मिलती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आगे चलते हैं इसके। ये समझाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप आपसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध, देखो वही आ गया, किसमें उल्लेखित है, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया। आंसर करिए। ऑप्शन ए है परुष्णी, ऑप्शन बी है सरस्वती, ऑप्शन सी है बिपाशा और ऑप्शन डी है अस्किनी। ठीक है, आंसर करिए इसका। इसमें इतनी सोचने की बात नहीं थी, अब ये डिस्कस किया था किस नदी, परुष्णी। परुष्णी का क्या नाम है, आधुनिक रावी। वितिस्ता का, विपाशा, सॉरी विपाशा का है ब्यास। वो वितिस्ता अब नाम आया, तो वितिस्ता का क्या नाम है, आधुनिक। वितिस्ता झेलम, अस्किनी चेनाब। ठीक है, सतुद्री, देखा था हमने पिछली क्लास में, सतुद्री का क्या, सतलुज। ठीक है, आगे चलते हैं इसके। अगला क्वेश्चन नदियों से ही है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आया। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा, ठीक है, से संबोधित किया गया। ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है सरस्वती, ऑप्शन सी है वितिस्ता, ऑप्शन डी है यमुना। ठीक है, आंसर करें इसका।
ठीक है साथियों, तो यहाँ से हम मोस्ट इंपोर्टेंट और भी देखेंगे। ठीक है, इसका आंसर नोट कर लीजिए, इसका आंसर है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को क्या कहा गया है ऋग्वेद में? माते तमा, देवी तमा और नदी तमा। इसका आंसर क्या है? सरस्वती। किससे? माते तमा, नदी, देवी तमा एवं नदी तमा कहा गया। अब अगर हम देखते हैं यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है, तो यमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है। ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है यमुना का उल्लेख? 3 बार। और गंगा की बात करें, ठीक है, गंगा का उल्लेख 1 बार मिलता है। जबकि सबसे ज्यादा बार किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो सबसे ज्यादा बार सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसे नोट कर लें। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार, यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार और सबसे अधिक बार सिंधु। लेकिन सबसे पवित्र नदी अगर बोलने सबसे पवित्र नदी कौन सी? तो सरस्वती नदी। ठीक है, इसलिए इसे माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा कहा जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वितिस्ता क्या है? कौन सी नदी? झेलम। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं। हमने देखा था कि आर्य किसमें निवास करते थे? कबीले में। तो 5 कबीले थे प्रमुख रूप से। ठीक है, उसमें से निम्न में से कौन सा कबीला नहीं था? ठीक है, शामिल नहीं था पंचजन में। ठीक है, हम पंचजन देख लेंगे कौन कौन से रहेंगे। 3 तो इसमें दिए होंगे, चौथा ऑप्शन में इसमें गलत दिया होगा। तो ऑप्शन ए है आपके पास यदु, दूसरा है पुरु, तीसरा है तुर्वसु और डी है किकट। ये यूजीसी नेट का भी क्वेश्चन था। ठीक है, आंसर करिए इसका। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर क्या है? किकट। किकट एक प्रकार की अछूत लोग थे मौर्य काल में। ठीक है, ये हम देखेंगे। किकट मौर्य काल में एक अछूत जनजाति थी। ये 3 कबीले। देखिए पंचजन में क्या क्या शामिल था? पहला है यदु, दूसरा है पुरु, तीसरा मिलता है दुहु या द्रुहु। ठीक है, इसके बाद अनु और तुर्वस, ये तुर्वसु। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पंचजन में क्या क्या कौन कौन से कबीले सम्मिलित थे? यदु, पुरु, दुहु, अनु और तुर्वसु। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? जिस तरह से अगर हम जीविकोपार्जन का मतलब होता कोई व्यक्ति अपना जीवन किससे इनकम कर रहा है, इस कारण से उसका जीवन चल रहा है। कुछ लोग कृषि करते होंगे जैसे किसान, कोई लोग सर्विस सेक्टर में होंगे या नौकरी करते होंगे, तो वो क्या कर रहे हैं? नौकरी पेशा है। कोई बिजनेस कर रहा है तो वो कौन है? बिजनेसमैन है। इस तरह से वह अपना जीविकोपार्जन कर रहा है। इसी तरह से प्राचीन काल में जो आर्य थे वो किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे? तो ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है शिकार करके, ऑप्शन सी है शिल्प कर्म और ऑप्शन डी है व्यापार। ठीक है, इसका आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा कृषि। ठीक है, कृषि किया करते थे कौन? आर्य लोग, इससे अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, व्यापारी वर्ग को क्या कहा गया है? तो पणी कहा गया है, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये अब कृषि करते थे तो किस फसल को क्या कहा गया है, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम, और इसको हल्का हल्का सा शॉर्ट फॉर्म में एक कॉपी में नोट कर लीजिए, जिससे कि इसके ऑप्शन करने में आसानी हो, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। इसमें कहा गया है किस चीज, कौन सी फसल को क्या बोला गया है ऋग्वेद में, ठीक है। वैदिक काल में क्या बोलते थे, तो देखिए व्रीहि को क्या बोलते थे, मुद्ग को क्या बोलते थे, यव को क्या बोलते थे, और इक्षु को क्या बोलते थे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, हल्का हल्का थोड़ा सा समझ में आ जाए, फिर इसके बाद हम इसके ऑप्शन देख लेंगे, क्या देख लेंगे हम, इसके ऑप्शंस देख लेंगे। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके ऑप्शंस देखते हैं हम। लीजिए ये रहा ऑप्शंस, तो मिलाइए, जो कॉपी में नोट किया है उसको मिलाइए और फिर उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर करने की कोशिश करिए। ठीक है, इसका ऑप्शन देखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। कर लिया होगा आपने, 1 मिनट रुकना, ये तो हुआ है हमारा, हाँ ठीक है। देखिए अब इसको मिलाते हैं, ठीक है। देखिए ब्रीहि 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 बोला गया है चावल को, तो ए का क्या है, दूसरा, ए का क्या है, दूसरा, ठीक है। मुद्ग, मुद्ग किससे मिलता जुलता लग रहा है, सीधी सी बात, मुद्ग मतलब मूंग, ठीक है। ए का दूसरा, बी का तीसरा, ए का तीसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, ठीक है। इसके बाद चलते यव, यव बोला जाता था जौ को, ठीक है। सी का चौथा, ये तो पूरा सीक्वेंस बन गया, ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का चौथा। जब सी का चौथा है तो डी का क्या हो जाएगा, पहला, ठीक है। 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 नहीं है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, आंसर आ गया 2 3 4 1, तो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं, इसके अगला क्वेश्चन, गन्ना को क्या बोला गया, इक्षु बोला गया, ठीक है। अगर क्लास को थोड़ा भी ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर आप दे दोगे, ठीक है साथियों। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है ऋग्वेदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे, ठीक है। ऑप्शन ए है पुरोहित, ऑप्शन बी है लोहार, ऑप्शन सी है स्वर्णकार और ऑप्शन डी है व्यापारी। आंसर करिए इसका। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर क्या होगा, मैंने बताया भी था, व्यापारी होते थे, ठीक है। पणि किसको संदर्भित करता है, पणि संदर्भित करता है व्यापारी को। अब व्यापार से क्या आता है, पैसा, पैसा आता था तो ये क्या देते थे, लोन या ऋण, और बहुत ज्यादा इससे क्या लेते थे, ब्याज, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, बैकनाट या सूदखोर, बैकनाट, ठीक है। बैंकें भी क्या है, सूदखोर है, एक तरह से पैसा लेती हैं, लोन ब्याज लेती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी। अगर लोकप्रिय शासन मतलब वैदिक काल में शासन व्यवस्था कैसी थी, अगर अभी हम बात करें तो हमारे यहाँ कैसा है, लोकतंत्र है। हमारे यहाँ पर कैसी शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। अगर लोकतंत्र में बात करें, संसदीय लोकतंत्र है, ठीक है। अगर इधर ही अमेरिका में जाए तो अध्यक्षीय लोकतंत्र है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली का लोकतंत्र है।
लेकिन बहुत सी जगह क्या होता है कि राजा चले आ रहे थे। पहले क्या होता था, गणतंत्र नहीं होते थे वो, मतलब हेड ऑफ स्टेट इलेक्ट नहीं होता था, राजा ही वंशानुगत चले आते थे। उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे अपन निरंकुश। ठीक है, क्या बोलते थे, निरंकुश या राजतंत्र। ठीक है, इसका आंसर करिए कि वैदिक युग में किस प्रकार की शासन प्रणाली थी। ऑप्शन ए निरंकुश, ऑप्शन बी है प्रजातंत्र, ऑप्शन सी है गणतंत्र, ऑप्शन डी है वंश परंपरागत राजतंत्र। ठीक है, आंसर करिए इसका। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर है वंश परंपरागत राजतंत्र। ठीक है, जिस वंश का जो राजा होता था, ठीक है, और राजतंत्र था। ठीक है, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। अपितु यहाँ पर कभी कभी हमें चुनाव का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, चुनाव का भी उल्लेख मिलता है, और जो जो राजा बनता था उसको सहमति जनता देती थी। ठीक है, सहमति व्यक्त करती थी राजा के रूप में। अगला क्वेश्चन ये रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभा और समिति। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको दिख रहा हो, ये RAS में पूछा है। ठीक है, वैदिक युगीन सभा। ठीक है, दो संस्था थी, एक सभा और समिति। समिति समझ में आ रहा। समिति क्या होती है, किसी भी चीज लोग संगठित होते हैं, एक समिति बनाते हैं, उसके अध्यक्ष होते हैं, फिर जो भी जिस विषय में उस समिति को गठित किया गया है वो उस संदर्भ में अपनी जांच देती है, या जिस भी काम के लिए उसे गठित किया गया है वो काम करती है। तो वैदिक युगीन इसी तरह एक सभा होती थी। सभा में कौन लोग होते थे वो क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए है गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, ऑप्शन बी है राज दरबार होता था। ठीक है, ऑप्शन सी मंत्री परिषद होती थी। ठीक है, ऑप्शन डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। ठीक है, आंसर करने की कोशिश करें इसका। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर होगा मंत्री परिषद थी। एक तरह से सभा क्या थी, मंत्री परिषद थी। मंत्री परिषद का काम क्या होता है, राजा को सलाह देना। राजा को क्या देना, सलाह देना। तो सभा किस रूप में थी, सलाह देने के रूप में, मंत्री परिषद के रूप में। और इस जो सभा थी, सभा में कौन लोग होते थे, कुलीन लोग। कुलीन मतलब अमीर लोग। ठीक है, कुलीन लोग होते थे। जबकि एक चीज और होती थी सभा के अलावा, समिति। समिति में आम लोग भी शामिल होते थे और महिलाएं भी शामिल होती थी। इसका अर्थ ये है, जब हमने देखा था एक क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी विदुषी महिला थी जिसने कुछ वैदिक मंत्रों की रचना की थी, तो इसका मतलब था विदुषी मतलब महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। शिक्षा का अधिकार था, जैसे लोपा, मुद्रा, घोषा, अपाला, ये सब कौन थी, विदुषी महिलाएं थी, शिक्षा का अधिकार था। अब यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि समिति में महिलाएं भी होती थी, तो इसका अर्थ है कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त थे। ठीक है, समिति में कौन, सामान्य जनता भी होती थी। अब ये जो सलाह देती थी राजा को, अब राजा को सलाह देती थी, राजा पे कंट्रोल करती थी, जिससे कि राजा निरंकुश ना हो। निरंकुश अर्थात तानाशाह ना हो, तो ये नियंत्रण करती थी राजा पर। ठीक है, और ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाया हुआ है मैंने इसमें, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है किस वेद में, ठीक है, वेद कितने वेद हैं, तो 4 वेद हैं। ठीक है, मैं सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो हमने सभा भी देख ली, सभा क्या थी, समिति क्या थी। ठीक है, इन दोनों का उल्लेख प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में कहाँ किया गया है। ठीक है, किस वेद में कहा किया गया है। तो ऑप्शन है आपके सामने, आंसर करिए इसका।
ठीक है साथियों, तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया, किसे? सभा और समिति को। उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता प्रमुख रूप से प्रधान हो जाएंगे? प्रजापति प्रधान हो जाएंगे। ठीक है, इनकी दो पुत्रियां कैसे कहा गया है? सभा और समिति को कहा गया है। ठीक है साथियों, सामवेद वेद देख लेते हैं। सामवेद किसका जनक माना जाता है? इसे संगीत का जनक माना जाता है। इसके पाठकर्ता को क्या बोलते हैं? उद्गाता बोलते हैं। पाठकर्ता को क्या बोलते हैं? उद्गाता। ठीक है, यजुर्वेद में वैदिक कर्मकांडों की जानकारी मिलती है। कर्मकांडों की जानकारी मिलती है। इसके दो भाग थे, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को क्या बोल रहे थे? वाजसई संहिता। ठीक है, सॉरी। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है साथियों, तो ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चन थे। क्लास को थोड़ी शॉर्ट ही रखेंगे। वैसे भी आप लोग देखते तो है नहीं देखते ना, इसके क्योंकि पता चल जाता है, बाच टाइम से पता चल जाता है यूट्यूब पर कि किन लोगों ने देखा है। क्योंकि अगर आप लोग देखते तो वॉच आवर बढ़ते, लेकिन आप लोग नहीं देख रहे हैं तो वॉच आवर नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, तो आप ज़रूर देखें इसे। और क्या करना है, चैनल जो है, क्या कौन सा चैनल है हमारा? हिस्ट्री प्रेप। इसको क्या करना है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। कुछ नहीं जा रहा है आपका, और ज़रूर देखिए, क्लास देखिए, इससे आपका ही बेनिफिट है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।